नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी में एक बड़ा मुद्दा है आपके सप्लायर का नॉन एग्जिस्टेंट हो जाना या उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना। ऐसी स्थिति में जनरली ये देखने में आया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा किसी भी सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बैक डेट से कैंसिल कर दिए जाने पर उसके रेसिपिएंट्स को आईटीसी रिवर्स करने के लिए लायबल किया जाता है और वो भी विथ इंटरेस्ट, और उनको नोटिस इशू कर दिए जाते हैं केवल इस बिना पर कि उनके सप्लायर का जो रजिस्ट्रेशन है वो डिपार्टमेंट द्वारा बैक डेट से कैंसिल हो जाने की वजह से अब उसके द्वारा पास ऑन की गई आईटीसी को रेसिपिएंट क्लेम नहीं कर सकता, यानी वो आईटीसी अब इनवैलिड हो चुकी है। ऐसा नोटिस देने से पहले डिपार्टमेंट ना तो रेसिपिएंट को कोई डॉक्यूमेंट्स देता है, ना उसकी कोई कॉपी देता है और ना ही कोई रीज़न बताता है कि सामने वाला जो सप्लायर है उसका रजिस्ट्रेशन आखिर किस रीज़न की वजह से कैंसिल किया गया है। ऐसे में जेन्युइन रेसिपिएंट को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है और जो आईटीसी पिछले सालों से वो लेता आ रहा था जेन्युइन केसेस में भी उनमें रिवर्सल की लायबिलिटी अराइज हो जाती है और वो भी विथ इंटरेस्ट। तो अब ऐसी स्थिति में जो रेसिपिएंट है वो क्या करे और किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करे या डिफेंस पेश करे असेसिंग ऑफिसर के सामने, और ये भी इसमें हमें ध्यान में रखना होगा कि जो भी डिफेंस हम पेश करेंगे वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि अगर आगे चलकर हमें अपील करनी पड़े तो वहाँ पर भी हमें वो आर्ग्यूमेंट्स मदद करें। तो अब इस वीडियो में आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंटर्स रखूंगा जिसका इस्तेमाल हम हमारे केसेस में कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हमारा जो रेसिपिएंट है वो जेन्युइन है, यानी कि उसका कोई सप्लायर के साथ कोई कॉलिजन नहीं है एंड ही डजंट नो अबाउट द मेला फाइट्स ऑफ द सप्लायर। अगर उसके द्वारा जो सप्लायर से आईटीसी ली गई थी वो बिल्कुल बोनाफाइड है, गुड फेथ में है, गुड्स एंड सर्विसेज वास्तव में उसको रिसीव्ड हुई हैं और उसका पेमेंट भी उसने किया है और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कॉलिजन या फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, तो उन केसेस में एक जेन्युइन रेसिपिएंट किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट्स रख सकता है उसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने डिफेंस में ये असेसिंग ऑफिसर के सामने ये बात रखिए कि अगर मेरे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हुआ है तो मुझे कैंसिलेशन ऑर्डर की कॉपी और साथ ही उसके रीजंस फॉर कैंसिलेशन उपलब्ध करवाए जाएं। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मेरी आईटीसी को रिवर्स करने के लिए कहा जा रहा है, तो आई एम द एग्रीड पार्टी और एग्रीड पार्टी होने के नाते मेरा ये राइट बनता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कि डिपार्टमेंट द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलाई अपॉन किए गए मेरे अगेंस्ट में उनकी एक कॉपी या उसके जो रीजंस की कॉपी है वो मेरे साथ शेयर की जाए। एक आर्ग्यूमेंट तो आप ये ले सकते हैं अपने डिफेंस में, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि असेसिंग ऑफिसर आपको ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करे, लेकिन एटलीस्ट आपको अपना पॉइंट ये यहाँ पर रखना ज़रूरी है कि जो आपके द्वारा रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी आप मेरे साथ शेयर करें। दूसरी चीज़ आप जो रख सकते हैं वो ये कि जिस समय मैंने सप्लायर से गुड्स परचेज की थी उस समय सप्लायर का रजिस्ट्रेशन एक्टिव था। सेकंड, और लेटर ऑन अगर किसी भी कारण से डिपार्टमेंट द्वारा उस रजिस्ट्रेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बैकडेट से अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ एज अ परचेजर, एज अ बोनाफाइड परचेजर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ माई सप्लायर्स रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि सेक्शन 29 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिलेशन करने की पावर ऑफिसर को दी गई है, लेकिन इट कैन बी ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन, जैसे कि रिटर्न्स नहीं भरना या बिजनेस कमेंस नहीं करना या रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रॉड की वजह से या विलफुल मिस स्टेटमेंट से क्लेम किया अवेल किया गया हो। इस तरह के कई रीजन सेक्शन 29 में सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं जिनकी वजह से ऑफिसर किसी भी बैक डेट से किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। बट एज ए बोनाफाइड परचेजर हाउ डू आई नो कि फॉर व्हाट रीजन माय सप्लायर हैज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड, तो ये आर्ग्यूमेंट एक आप रख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंटर है वो ये है कि आप असेसिंग ऑफिसर के सामने ये डिफेंस भी रख सकते हैं कि अगर किसी आईटीसी की वैलिडिटी को क्लेम करने के लिए, वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए सेक्शन 155 में बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है तो उतना ही बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट पर भी रहेगा। डिपार्टमेंट को ये अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना पड़ेगा कि वाई दे आर डिनाइंग द आईटीसी इन माई हैंड्स फॉर अ फॉल्ट ऑफ माई सप्लायर, यानी कि जो मेरे सप्लायर ने फॉल्ट किया है उसके लिए आप मेरे हैंड्स में आईटीसी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपने ना तो कोई कोल्यूजन यानी कोई मिलीभगत या कोई फ्रॉड या कोई विलफुल मिस स्टेटमेंट प्रूफ नहीं किया है जिससे ये कहा जा सके कि मेरे द्वारा जो आईटीसी अवेल की गई है वो वास्तव में मेलाफाइड इंटेंशन से अवेल की गई थी और मुझे सप्लायर के नॉन एग्जिस्टेंट होने का पहले से ही
पहले से ही पता था, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा हो सकता है कि रेसिपिएंट और सप्लायर आपस में मिले हुए हों, लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पर आप ये आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं कि मेरा एक जेन्युइन केस है, अगर आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, नॉट अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग सप्लायर, तो आपको ये बर्डन ऑफ प्रूफ तो डिस्चार्ज करना चाहिए कि किस बेसिस पर आप मेरी आईटीसी डिनाई कर रहे हैं। क्या आपने मेरे अगेंस्ट कोई कॉल्यूजन पाया है जिससे मैं सप्लायर के साथ मिला हुआ हूं, ऐसा पाया गया है? क्या आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या कोई छानबीन है जिससे आपको ये पता लगाया जा सके? तो जब तक आपका वो बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, तब तक मेरे अगेंस्ट भी आप कोई एक्शन डायरेक्टली ले नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल यू गो टू द सप्लायर फर्स्ट। चौथा आर्ग्यूमेंट आप केस लॉस का ले सकते हैं, जिसमें आप कोलकाता हाईकोर्ट का संचिता कुंडू और गार्गो इंडस्ट्रीज में दिए गए केस लॉ का हवाला दे सकते हैं, जो इसी सब्जेक्ट मैटर पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए हुए हैं। और इनका डिटेल में जानकारी जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टैक्स एक्सप्रेस पर पहले से ही दे चुका हूं, तो वो वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें उन दोनों केस लॉस को डिस्कस किया गया है और कोलकाता हाईकोर्ट के जजमेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ ही एक मद्रास हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है इंजीनियरिंग टूल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर के केस में। यहां पर भी यही मुद्दा था रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन का। तो उस मुद्दे उस जजमेंट को भी आप सर्च करके और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, चुनिंदा आर्ग्यूमेंट्स है और कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, वो अपने डिफेंस में कोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और डिफेंस जो रखना चाहिए पॉइंटर मेरा, वो ये है कि आप डिपार्टमेंट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखें कि मेरे पास ना तो कोई ऐसे रिसोर्सेज है, ना मेरे पास ऐसी पावर है जिससे कि मैं अपने सप्लायर को जीएसटी की कंप्लाइंस करने के लिए बाध्य कर सकूं। ये सारी पावर्स आप लोगों के पास ही हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना तो लॉ में और ना ही जीएसटी पोर्टल पर, कि जिससे मैं सप्लायर द्वारा किए गए फ्रॉड के बारे में पता लगा सकूं। अगर मेरे सप्लायर से मैंने कोई गुड्स परचेज की, उस समय उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव था, मेरी परचेज बोनाफाइड थी, मेरा पूरा ट्रांजैक्शन बोनाफाइड था, तो लेटर ऑन मैं ये नहीं पता लगा सकता कि क्या लेटर ऑन भी नहीं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मेरे पास ये जानने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है जिससे मैं पता लगा सकूं कि मेरे सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन जो है फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट से लिया है। और सेक्शन 29(2) का वो वन ऑफ द ग्राउंड्स है फॉर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब हमारे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो जाए, तो उस केस में हमें हमारे जेन्युइन केस को डिफेंस करने के लिए हमें पूरा जोर लगाना चाहिए। और अगर मैटर अपील तक भी जाता है तो वहां पर भी हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को सफिशिएंटली रख सकते हैं। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंटर्स आपको बताए हैं, अगर इनमें से आपको कोई भी पॉइंटर यूजफुल लगता है तो आप अपने डिफेंस सबमिशंस में उनको काम में ले सकते हैं और इस तरह से असेसिंग ऑफिसर के सामने अपना डिफेंस प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जहां तक डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन वाले केसेस में ऑफिसर को पहले रेसिपिएंट को की आईटीसी को एकदम से ब्लॉक या डिनाई कर देने से पहले केस की पूरी छानबीन करनी चाहिए। इवन अगर वो दूसरे स्टेट में भी है सप्लायर और दूसरे स्टेट के ऑफिसर के जुरिडिक्शन में है, तो भी वहां से जानकारी मंगवाने का प्रयत्न करना चाहिए कि किस बेसिस पर उसका रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हुआ है और क्या उसकी फाइंडिंग्स रही थी वहां के ऑफिसर की। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखने में आया है, हाई कोर्ट्स ने इस बारे में काफी ज्यादा स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, जहां पर कि शो कॉज नोटिस भी प्रॉपर नहीं है और जो सेक्शन 29(2) में ग्राउंड्स बताए गए उनका कई बार कुछ मिसयूज भी हुआ है कुछ केसेस में, और रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया गया। कुछ केसेस तो ऐसे भी हुए हैं जिसमें खुद पिटिशनर ने अपना रजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर डेट से कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बैक डेट से कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे केसेस में मेरा तो ये मानना है कि असेसिंग ऑफिसर को भी थोड़ा सा डिस्क्रिशन अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली विदाउट बिफोर गोइंग टू द रेसिपिएंट, क्योंकि इसके काफ़ी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आगे की सारी आईटीसी डिनाई हो जाती है और जब कई साल बाद केस खुलता है तो उस समय जब पूरी आईटीसी का जो एक अमाउंट देकर देखा जाए, तो अगर सब्सटेंशियल अमाउंट है और विद इंटरेस्ट उसको रिवर्स करना है, पेनल्टी भी अगर लगाई जा रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाता है जेन्युइन केसेस में। तो मेरे हिसाब से असेसिंग ऑफिसर्स को भी कोई भी एक्शन इमीडिएट लेने से पहले एक बार केस के फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए और फिर एक बार सेटिस्फाई होने के बाद ही रिसिपिएंट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए या नोटिस इशू करना चाहिए। और रिसिपिएंट अगर जेन्युइन है तो उन केसेस में जहां पर मैंने अभी आपको ये पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं, वो पॉइंटर्स आप अपने डिफेंस आर्ग्यूमेंट में रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।